हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। जैसा कि अब चलेगा आपका अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं उसमें सबसे पहली यूनिट आकलन एवं मूल्यांकन है, जिसमें होगा आकलन का अर्थ एवं विशेषताएँ एवं क्षेत्र, आकलन के मापन यानी कि नामिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपात मापनी पैमाना। और तीसरे नंबर पर आएगा आकलन, मापन एवं मूल्यांकन के बीच संबंध। और चौथे नंबर पर आएगा विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व। तो आपकी फर्स्ट यूनिट में लेके चलते हैं आकलन एवं मूल्यांकन। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। बी ऑप्शन आकलन की एक मात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। आकलन के माध्यम से केवल छात्र अपने अंकों की तुलना कर सकते हैं। ऑप्शन डी वर्तमान में शिक्षा में केवल अंक ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन आपका था आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि तो ऑप्शन ए हो जाएगा आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? विस्तृत, संक्षिप्त, बृहत, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आकलन के प्रकार हैं फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, वैनिष्ठ आकलन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं आकलन के प्रकार हैं। फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, वैनिष्ठ आकलन, ये सभी जो हैं आकलन के प्रकार हो जाएंगे। अगला है आकलन की विशेषता है शिक्षक का मूल्यांकन शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, उपरोक्त सभी। तो आकलन की विशेषताएं जो हैं शिक्षक का मूल्यांकन, शिक्षक यानी कि शैक्षिक सुधारों में सहायक और अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, ये सभी आकलन की विशेषताएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आकलन का क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में या व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञात करने में, स्थान निर्धारित करने में, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी जो हैं आकलन के क्षेत्र हैं। शैक्षिक व्यक्तियों का पता लगाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञात करते हैं तथा स्थान निर्धारित करते हैं, आकलन ही के ये सभी क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों को शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। आकलन यह परिभाषा दी है टी रेमंड ने, प्रोफेसर एस के दुबे ने, प्रोफेसर एच एस शर्मा ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रोफेसर एस के दुबे ने कहा है निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है, ऑप्शन है प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक है। प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन जो हैं अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन के इस परिभाषा को किसने परिभाषित किया है? श्रीमती आर के शर्मा ने, प्रोफेसर एस के दुबे ने, प्रोफेसर एच एस शर्मा ने, मैकडूगल ने। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि श्रीमती आर के शर्मा ने कहा है
आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, आकलन का पैमाना है नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आकलन के पैमाने जो हैं नामित, क्रमिक और अंतराल मापन हो जाएंगे। अगला है आकलन की विशेषताएं। तो विश्वसनीय, वैधता, मानकीय, उपरोक्त सभी, ये सभी जो हैं विश्वसनीय, वैधता, मानकीकरण आकलन की विशेषताएं हो जाएंगी। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित ध्यान है सिवाय विद्यार्थी की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विद्यार्थियों की आवश्यकताएं जो हैं सीखने के लिए आकलन में निम्नलिखित ध्यान नहीं है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हैं, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर शिक्षा में प्रोन्नत करना है, उन शिक्षार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तित करना, या कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि शिक्षण में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन किया जा सके। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कराना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा डी, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण हैं। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वह समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन या सीखने के समय आकलन। आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। आंसर हो जाएगा सी। अगला है 16, आकलन क्या होता है। बच्चों का केवल श्रेणीकरण करने या नाम देने और उन्हें वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति। बी ऑप्शन है, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। या ऑप्शन सी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। ऑप्शन डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन वही है। आकलन क्या है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है, यानी कि प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। शिक्षक मानक
उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अगला है 19। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्पों के से संबंध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर परिचालित करना, ऑप्शन डी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। किससे नहीं है? तो स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना ये आकलन से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला है कैटरीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने शिक्षार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस की ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या आकलन का सीखना, आकलन के लिए सीखना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जब क्रिस्टीना अपनी कक्षा को चित्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आकर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, तो यह सीखने का आकलन हो जाएगा, यानी कि सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। ये किसकी ओर संकेत करता है? ये सीखने के आकलन का संकेत करता है। आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, या विद्यार्थियों की चतुर्मुखी उन्नति के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशेषता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके, या राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की विशेषता का विकेंद्रीकरण किया जा सके। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित या निश्चित किया जा सके। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है। ऑप्शन ए कक्षा शिक्षण में सुधार और कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। अगला ऑप्शन है परीक्षण पद्धति व पाठ्यक्रम में सुधार करना, कक्षा परीक्षण में सुधार करना। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन जो है कक्षा शिक्षण में सुधार और कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सत्य परीक्षा, या प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य। आंसर हो जाएगा बी, यानी सत्य परीक्षा जो है रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ये ऑप्शन दिए हैं, उनमें से सत्य कथन बताना है। तो रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण, या रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। अगला है रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। अगला है संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी सत्य कौन सा है इसमें? अगला है आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन क्या कहलाता है? परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए, संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, अधिगम अंकों का होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी व्याकरण के पक्षों शब्दों की बारीकी की समझ आकलन संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। ऑप्शन हो गया बी, आंसर बी। 26 क्वेश्चन नंबर है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता में हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि ऑप्शन ए आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।
बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है शैक्षिक उद्देश्यों से, अधिगम से, शिक्षण से या जांच से। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों से आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन एक संकलित आकलन की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए, संकलित आकलन विश्लेषण केंद्रित होता है। ऑप्शन बी, संकलित आकलन बाधारहित होता है, या संकलित आकलन के उपकरण विश्वसनीय व वैध होते हैं। संकलित आकलन किसी समस्या से संबंधित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक संकलित आकलन की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? वो है ऑप्शन डी, यानी कि संकलित आकलन किसी समस्या से संबंधित नहीं होते। ऐसा कोई कभी नहीं हो सकता, यानी कि संकलित आकलन जो हैं समस्या से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं, या किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती, मितव्ययी होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वो है ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किसके अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। ऑप्शन सी, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, या शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। क्वेश्चन नंबर 31, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह किसके समान है? सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सीखने का आकलन करता है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो ये समझ लो कि सीखने का आकलन के समान है। आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना या अवलोकन, या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर धा लिखा हुआ है, धा नहीं डा लिखा हुआ, दा लिखा होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। यही क्या है? एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है। ठीक है, क्रम निर्धारित करना नहीं है क्या? रचनात्मक आकलन। आंसर हो जाएगा डी। अगला है, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। यह विचार है गुड का, या ड्यूई का, नन का, या कर्लिंगन का। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं की संख्या प्रदान करता है। ये कर्लिंगन ने कहा है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह विचार है स्टीवेंसन का, हेल्मस्टेड का, या लिंडमैन का, नन का। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये स्टीवेंसन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 35, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 17 अंक प्राप्त किए। यह प्रक्रिया है
परीक्षण, मापन, मूल्यांकन या उपलब्धि। तो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि यानी कि 70 अंक जो है मापन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये किस प्रकार की प्रक्रिया हो गई? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मापन प्रक्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन है 36, मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है। मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है। मापन का क्षेत्र सीमित है। मापन केवल मात्रात्मक होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है। यह एक विशेषता मापन की नहीं होती है। ठीक है, मापन द्वारा किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी नहीं हो सकती। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, मापन की भूमिका है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना या नियमानुसार संख्या प्रदान करना। ये सभी जो हैं मापन की भूमिका हैं, यानी किसी प्रकार से संख्या प्रदान करना वस्तु द्वारा या घटना द्वारा या नियमानुसार। ठीक है, ये सभी क्या है? मापन की भूमिका हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है 38 क्वेश्चन नंबर, मापन के प्रकार की दृष्टि से चर वेरिएबल के प्रकार हैं। तो गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मापन के दोनों ही प्रकार हैं, एक तो क्वांटिटिव या और क्वालिटेटिव। तो आंसर हो जाएगा मात्रात्मक तथा गुणात्मक, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही क्या है? मापन के प्रकार की दृष्टि से चर वेरिएबल के प्रकार हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 39, मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें कम समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है या अधिक धन व्यय होता है। इनमें से कोई नहीं। तो आपको जिस प्रकार पता है मापन के अंतर्गत छात्रों की मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए कम समय लगता है। अगर दोनों पहलुओं या फिर सारे पहलुओं को नापा जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। एक पहलू को मापा जाता है इसलिए कम समय लगेगा। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कम समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 40 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। मापन के प्रकार हैं तो नामित एवं क्रमिक मापन या मूल्यांकन करने में सहायक या आंतरिक एवं वास्तविक मापन, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैंने किसी दूसरे का ऑप्शन बोल दिया। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, नामिक एवं क्रमिक, आंतरिक एवं अनुपातिक मापन, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी। मापन के जो प्रकार हैं नामिक और क्रमिक, आंतरिक और अनुपातिक मापन, यानी कि व दोनों हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।